गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे चैनल्स की। फोर्थ पी जिसका नाम दिया गया प्लेस, उस पी की आज हम बात करेंगे और टॉपिक इससे कहा गया डेवलपिंग एंड मैनेजिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैं गिरीश तनेजा डीएवी यूनिवर्सिटी में इस समय एसोसिएट प्रोफेसर पे काम करता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि चैनल्स एक्चुअली हैं क्या और इनका रोल क्या है। बेसिकली मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर का काम ये होता है कि माल को प्रोड्यूस करने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचा। अब इसके कई तरीके हो सकते हैं, वो खुद भी कर सकता है या बीच में वो कुछ पार्टीज इन्वॉल्व करता है, जैसे हम इंटरमीडियरीज का नाम देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं, होलसेलर्स हो सकते हैं। तो ये सारी जो बीच में पार्टीज इन्वॉल्व हैं, इसे चैनल का या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का नाम दिया गया। और बेसिकली इन सारी ऑर्गेनाइजेशन का काम बेसिकली क्या होता है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक माल पहुंचाना है, एक ठीक टाइम पे, ठीक समय पर, ठीक जगह पर माल पहुंचाना। तो बेसिकली इनका रोल क्या होता है, यूटिलिटी प्रोड्यूस करना। और चार तरह की यूटिलिटी की बात करेंगे या चार तरह के मेजर फंक्शंस जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, उसकी बात करेंगे। एक, राइट टाइम पे डिलीवर करना और इसको हमने नाम दिया टाइम यूटिलिटी। दूसरा, राइट प्लेस पे डिलीवर करना जिसका नाम दिया गया प्लेस यूटिलिटी। और तीसरा नाम दिया गया पोजेशन या ओनरशिप यूटिलिटी, मतलब कि सही बिल काट के जिस पर्सन ने खरीदा है उसके नाम पर बिल काटा जाए, सो दैट कि ये प्रूव हो सके अगर रिक्वायर्ड हो तो ये आज की डेट में वो प्रोडक्ट या सर्विस किसके नाम पर है, तो उसको पोजेशन या ओनरशिप यूटिलिटी का नाम दिया गया। तो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो माना जाएगा जो ये सारी यूटिलिटी साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस करे, सही टाइम पे, सही जगह पे और सही पर्सन के नाम पे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, बिल वगैरह, इनवॉइस या बिल बना के प्रोवाइड कर सके। वो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल माना जाएगा। अब चैनल स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो हर कंपनी की अपनी एक चैनल स्ट्रैटेजी हो सकती है। स्ट्रैटेजी से मतलब यहाँ पर ये है कि किसी कंपनी की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि मैं अपनी सेल्स फोर्स रख के एंड कस्टमर तक पहुँचूँ। तो ये डायरेक्ट टाइप ऑफ चैनल जिसे हम कहते हैं जीरो लेवल चैनल, आगे थोड़ा सा और समझेंगे। या हो सकता है मैं एक इंटरमीडियरी रखूँ, रिटेलर्स, जैसे मैं बड़े बिग मॉडर्न स्टोर्स, रिटेल स्टोर्स की बात करूँ, बिग बाज़ार की या रिलायंस की, तो बीच में एक इंटरमीडियरी है, डायरेक्टली सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से माल उनके पास आता है और फिर वो डिस्प्ले कर देते हैं एंड कस्टमर। या आप बीच में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर बनाएंगे और छोटे रिटेलर तक पहुंचने के लिए यूजली इस तरह की स्ट्रैटेजी लेते हैं और फिर एंड कस्टमर। या बीच में कोई ब्रोकर बनाएंगे और उसके थ्रू हम रिटेलर और फिर एंड कस्टमर। अब ये मिक्स भी यूज़ किया जा सकता है या सिर्फ एक ही चैनल यूज़ किया जा सकता है। ये कंपनी को बहुत सारी बातें देख के ये डिसाइड करना होता है कि वो किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाने वाली, चैनल किस तरह का रखने वाले, ताकि वो कस्टमर्स को वो तीन यूटिलिटीज़, टाइम, प्लेस, पोजेशन यूटिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाए। जैसे कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल्स की मैं बात करूं तो जीरो लेवल मतलब डायरेक्ट, जीरो लेवल को डायरेक्ट, मैन्युफैक्चर डायरेक्ट कंज्यूमर को। अभी ये डायरेक्ट का मतलब या तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकता है या बीच में कंपनी की कोई सेल्स फोर्स तो होगी। कंपनी का मालिक तो नहीं डायरेक्ट सब कुछ कर पाएगा, तो सेल्स फोर्स तो होगी, बट वो मैन्युफैक्चर का रिप्रेजेंटेटिव ही है, तो इसीलिए मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर। या
वन लेवल हो सकता है जो हमने ऑलरेडी बात की, या टू लेवल। छोटे रिटेलर्स हैं तो सारे छोटे रिटेलर्स पर डायरेक्ट पहुंचना मुश्किल हो जाता है, तो बीच में होलसेलर रखे जाते हैं और फिर रिटेलर। या थ्री लेवल हो सकता है, होलसेलर है, फिर बीच में जॉबर या ब्रोकर है, फिर रिटेलर्स है। तो इसको इस तरह से मान सकते हैं, एक बड़ा होलसेलर है और बीच में छोटे सब होलसेलर्स हैं और फिर रिटेलर्स। तो ये थ्री लेवल चैनल है। इसी तरह से अगर हम इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल्स में भी इसी तरह से ज़ीरो लेवल। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि पार्टीज के नाम थोड़ा सा बदल जाते हैं। वन लेवल में बीच में इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकता है जो इंडस्ट्रियल कस्टमर तक पहुंचाता है, इसे B2B मार्केटिंग चैनल्स भी कहा जा सकता है। टू लेवल में मैन्युफैक्चर रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, फिर वो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर और फिर इंडस्ट्रियल कस्टमर तक। या थ्री लेवल में ये तीनों हो सकते हैं, सेल्स ब्रांच, रिप्रेजेंटेटिव, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर और फिर इंडस्ट्रियल कस्टमर के थ्रू। अब ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए बहुत सारी और फैक्टर्स देखने पड़ते हैं जिनकी हम बात करेंगे। अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये एक्चुअली इंटरमीडिएटरीज रखी क्यों जाती। हम सबको पता है बीच में कोई और पार्टी रखेंगे तो कंपनी को बीच में मार्जिन देने पड़ेंगे, क्योंकि बिना मार्जिन दिए बिना तो कोई भी पार्टी या इंटरमीडिएटरी काम नहीं करेगी। तो ये छोटे से एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एफिशिएंसी कैसे बढ़ाने में हेल्प करती है। अब एक कंपनी है, सपोज वो डायरेक्टली 3 कस्टमर्स के पास पहुंचना चाहती है, तो वो तीनों कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी। ठीक है। सिमिलरली एक मार्केटिंग मैनेजर है, उसका प्रोडक्ट है वो 3 कस्टमर से करेगा, दूसरा मार्केटिंग मैनेजर है वो तीनों कस्टमर से डायरेक्ट बात करेगा या उसकी टीम बात करेगी, और तीसरा मार्केटिंग मैनेजर है उसकी टीम बात करेगी। तो 3 प्रोडक्ट, 3 मार्केटिंग मैनेजर 3 बार एक ही कस्टमर से बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स मतलब 9 हो जाएंगे। जबकि अगर ये तीनों एक डिस्ट्रीब्यूटर बीच में रख लें तो तीनों डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे और ये डिस्ट्रीब्यूटर आगे कस्टमर से बात करेंगे, तो हमारा नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं और उससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये मार्केटिंग टीम बेसिकली अपने मेन काम पे फोकस कर पाएगी, क्योंकि ये टेंशन्स आगे पहुंचाने की मार्केट में या कस्टमर से कुछ और तरह की बात करने की टेंशन सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी गई। तो इस वजह से इंटरमीडिएट रखने से एफिशिएंसी बढ़ती है। थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ता है, अगर थोड़ा मार्जिन देकर ज़्यादा आपको बेनिफिट मिले तो इंटरमीडिएट रखने का फ़ायदा है। अगर मार्जिन ज़्यादा देना पड़ रहा है और आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं फ्लोज की तरफ। किस किस तरह के फ्लोज होते हैं। जब भी देखिए, एक फ्लो तो हम सबको पता है, फिजिकल फ्लो। अगर मैं फिजिकल प्रोडक्ट की बात करूं तो हम सबको पता है कि जो भी माल बनता है या आइटम बनती है वो ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू वेयर हाउस में रखते हैं। ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू पहले रॉ मटेरियल है जो मैन्युफैक्चर तक पहुंचता है और मैन्युफैक्चर फिर कुछ मैन्युफैक्चर करता है ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस में रखते हुए वो डीलर्स तक पहुंचेगा और फिर डीलर के थ्रू ट्रांसपोर्टर के थ्रू वो कस्टमर्स पे पहुंचेगा। तो फिजिकल फ्लो हम सब जानते हैं और यूजुअली ये फॉरवर्ड फ्लो होता है, मतलब सप्लायर से मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चर से कस्टमर की तरफ फ्लो होता है। अब जब जब फिजिकल फ्लो होता है साथ साथ टाइटल भी फ्लो होता है। टाइटल मतलब उसका बिल या डॉक्यूमेंट्स जो है वो फ्लो होते हैं। सप्लायर से मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा और मैन्युफैक्चरर से डीलर, डीलर से कस्टमर के पास, तो साथ साथ ही जाना चाहिए ताकि पता लग सके कि इस टाइम पे ओनर कौन है। तो टाइटल फ्लो जो हमें हेल्प करता है वो ओनरशिप फ्लो या पोजेशन यूटिलिटी में हेल्प करता है, तो ये भी फॉरवर्ड ही रहता है। तीसरा हम बात करेंगे पेमेंट। पेमेंट जो है वो बैकवर्ड फ्लो रहता है, कस्टमर से डीलर पे आएगी, थ्रू बैंक्स होती है,
कई जगह डायरेक्ट भी होती है, तो डीलर्स के थ्रू मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चर के थ्रू सप्लायर सब। कुछ जगह ये थ्रू बैंक हो सकती है और कुछ जगह कैश पेमेंट होगी, तो शायद बिना बैंक के भी हो सकती है, बट ज़्यादातर हम वाइट की बात करें तो बैंक के थ्रू ही सारी पेमेंट्स होंगी। तो मोस्टली पेमेंट फ्लो बैकवर्ड है। साथ साथ इंफॉर्मेशन फ्लो भी रहता है। इंफॉर्मेशन फ्लो यूजली बोथ वेज होता है। इंफॉर्मेशन कि सप्लायर से माल चल पड़ा है मैन्युफैक्चर के लिए, तो मैन्युफैक्चर को इंफॉर्मेशन चली जाती है, कोरियर नंबर या लॉजिस्टिक्स के जो नंबर है वो चला जाता है। सिमिलरली मैन्युफैक्चर जब डीलर को भेजता है या डीलर कस्टमर को भेजता है, तो ये इंफॉर्मेशन साथ साथ फ्लो होती है। और अगर कोई फीडबैक है, कोई और इन्फॉर्मेशन है जो वापस देने की ज़रूरत है, मैन्युफैक्चर को माल नहीं मिला, तो वो वापस सप्लायर को बताएगा, इस तरह से डीलर मैन्युफैक्चर को। तो बैकवर्ड फ्लो भी हो सकता है या संभावना रहती है उसकी। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन फ्लो टू डायरेक्शनल रहता है। तीसरा या पांचवा फ्लो की अगर हम बात करें तो प्रमोशन फ्लो। अब ये माल बिकेगा तब या स्पीड पे तब बिकेगा जब हम प्रमोशन भी करेंगे, एडवर्टीजिंग भी करेंगे। तो नॉर्मली सप्लायर टू मैन्युफैक्चर अगर कोई ऐड है तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होगी, मैन्युफैक्चर कोई ऐड करता है डीलर्स को तो बीच में ऐड एजेंसी हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि ऐड एजेंसी हो, अगर आप खुद करते हैं तो विदाउट ऐड एजेंसी भी हो सकता है, और डीलर से कस्टमर को हो सकता है, डायरेक्टली भी हो सकता है, कुछ एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली मैन्युफैक्चर टू कस्टमर जाए या डीलर टू कस्टमर जाए, डिपेंड करता है, हर सिचुएशन में डिफरेंट हो सकता है, बट मोस्टली फ्लो जो है फॉरवर्ड ही रहता है प्रमोशन फ्लो में। तो ये कुछ फ्लोज हैं जो नॉर्मली मार्केटिंग चैनल के दौरान रहते हैं, और भी कुछ फ्लोज हैं बट हम मेन पे फोकस कर रहे हैं। अब हम आते हैं चैनल वैल्यू चेन। वैल्यू चेन क्या है और इसका क्या रोल है? देखिए, चैनल वैल्यू चेन में वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कंपनी करती है, या तो डायरेक्टली कर सकती है या इंटरमीडियरीज के थ्रू, जो मार्केट करने में या डिलीवर करने में या सपोर्ट करने में हेल्प करती है एंड अल्टीमेटली टू इट्स कस्टमर्स। तो उसको चैनल वैल्यू चेन का नाम दिया गया। तो जितना वैल्यू चेन, चैनल का वैल्यू चेन स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब कि उसमें यूटिलिटी बहुत अच्छी होगी, मतलब टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी और पोजीशन यूटिलिटी बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएगा। जो चैनल वीक होगा उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है प्रोडक्ट डिले हो जाए, हो सकता है प्रोडक्ट राइट जगह पहुंचे ना, हो सकता है साथ में बिल या डॉक्यूमेंट्स ना पहुंचे। तो अल्टीमेटली एक अच्छा चैनल, मार्केटिंग चैनल हम उसे कहेंगे जिसकी वैल्यू चेन स्ट्रॉन्ग है और वो तीनों तरह की यूटिलिटीज प्रोड्यूस कर पा रहा है। अब ये चैनल कहने को तो आसान लगता है, बट ये चैनल बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। और इस चैनल को बनाने का जो टर्मिनोलॉजी को नाम दिया गया स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप में दो तरह के फंक्शन आते हैं। चैनल को डिज़ाइन करना, जब आप एक नया चैनल बनाते हैं तो चैनल डिज़ाइन करेंगे जिसकी हम बात करेंगे, और तीसरा चैनल को मैनेज करना। जब आपने बना लिया तो लॉन्ग टर्म में आपको मैनेज करना है। तो डिज़ाइन करने में हमें कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसके बारे में डिस्कस करना होता है और डिसीजंस लेने होते हैं। वो डिसीजन लेने के बाद आपने चैनल बना लिया तो लॉन्ग टर्म में आप अपने चैनल को मैनेज कैसे करेंगे, किस तरह की पॉलिसीज बनाएंगे, किस तरह के इंसेंटिव देंगे, किस तरह से कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करेंगे, ये सारी चीज़ें चैनल मैनेजमेंट में आती हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं हम। अब चैनल स्टीवर्डशिप को दो ब्रॉड फंक्शंस में हमने बात किया था, चैनल डिज़ाइन और चैनल मैनेजमेंट। अगर मैं तीन डिसिप्लिन्स में इसे डिवाइड करूं तो सबसे पहले है मैपिंग द इंडस्ट्री चैनल। मीन्स कि इंडस्ट्री किस तरह के चैनल्स ऑलरेडी यूज़ कर रही है, फिर उसको स्टडी कर ले, कस्टमर्स किस तरह का चाहता है, इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर किस तरह के चैनल्स, फिर अपना बिल्ड करना शुरू करें। बिल्ड करने के बाद ज़रूरत है तो अपडेट करें,
और फिर लॉन्ग टर्म में जो चैनल मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, अलाइन करें और इन्फ्लुएंस करें चैनल सिस्टम को। तो ये दो जो पहले दो स्टेप्स हैं ये बेसिकली चैनल डिज़ाइन का पार्ट है, और अलाइनिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये चैनल मैनेजमेंट का पार्ट है। तो बात करते हैं एक एक करके इन तीनों की। सबसे पहले मैपिंग द इंडस्ट्री चैनल्स। मैपिंग द इंडस्ट्री चैनल्स में मेनली 4 तरह की फोर्सेस होती है। पहली कस्टमर वांट्स एंड नीड। कस्टमर की वांट और नीड स्पेशली चैनल से क्या कस्टमर चाहता है, और तीनों यूटिलिटी में बात करेंगे कि टाइम कितनी जल्दी उसे प्रोडक्ट चाहिए, कितनी पास या दूर प्रोडक्ट चाहिए तो वो खरीदने को तैयार है। जैसे कि अगर मैं एफएमसीजी की बात करूं तो हम 100, 200, 300 मीटर से दूर जाने के लिए तैयार नहीं है साबुन तेल वगैरह खरीदने के लिए। बट अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूं, कार की बात करूं, तो हम 2, 3, 4, 5 किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर तक जा सकते हैं। डिपेंड करता है हर सिटी टू सिटी में, उस पर भी काफ़ी डिपेंड, कस्टमर का डिफरेंट हो सकता है ओपिनियन। तो कस्टमर की वांट और नीड क्या है चैनल से इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन जो यूटिलिटी प्रोड्यूस करता है, ये समझने की ज़रूरत है। ये कस्टमर से मिल के बात कर भी किया जा सकता है, ये कॉम्पिटिटर के कस्टमर से भी बात करके समझा जा सकता है अगर आप नए हैं उस फील्ड। दूसरे जो मेजर फोर्स है कि आप जिस तरह का चैनल बनाने की सोच रहे हैं तो उसकी में कॉस्ट क्या आएगी, या किस तरह की कैपेबिलिटीज, वो किस तरह की यूटिलिटी प्रोड्यूस कर पाएगा जिस तरह की कॉस्ट में आप करना चाह रहे हैं। आपका एक बजट है, चैनल पे आप एक लिमिट तक लगा सकते हैं, तो उसमें किस तरह की कैपेबिलिटीज आएंगी, क्या वो मैचिंग होगी कस्टमर वांट्स और नीड्स से, ये भी सोचने वाली बात है। तीसरा, चैनल जो आप बनाने की सोच रहे हैं उसका पावर या इन्फ्लुएंस क्या है। लाइक जैसे बड़े रिटेलर से आप डील करते हैं, बिग बाजार से, तो उसमें रिटेलर का पावर बहुत ही ज़्यादा है, तो नया मैन्युफैक्चर का पावर तो बहुत ही कम है। जबकि अगर छोटे रिटेलर से हम बात करें किराना स्टोर से, उस केस में उसका बार्गेनिंग पावर इतना ज़्यादा नहीं होता है, उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो मैं क्या बड़े रिटेलर्स के थ्रू ही जाना चाह रहा हूँ कि छोटे रिटेलर्स के थ्रू जाना चाह रहा हूँ, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। बड़े रिटेलर के थ्रू आप, कुछ रिटेलर्स के थ्रू आप काफ़ी लोगों के पास पहुँच जाते हैं, बट देन उनके नखरे हैं, वो अपने हिसाब से मार्जिन भी मांगेंगे, तो वो चैलेंज है। बट छोटा रिटेलर आपसे कुछ ज़्यादा बार्गेन तो नहीं करेगा, बट आपको बहुत सारे छोटे रिटेलर्स पे पहुंचना पड़ेगा, तभी आप एक साइजेबल टारगेट ऑडियंस के पास पहुंच पाएंगे। और चौथी एक फोर्स है कॉम्पिटिटिव पोस्चर एंड एक्शन। कंपटीशन के अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस तरह के, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अभी तक क्या है, वो सारा स्टडी करने की ज़रूरत है। और उसको भी देखते हुए हम बेंचमार्क कर सकते हैं कि किसका चैनल अच्छा है अभी तक कॉम्पिटिटर्स में से, और उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं या क्या क्या बुराइयाँ हैं, उसके हिसाब से भी मैं स्टडी करके अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना सकता हूँ या प्रपोज कर सकता हूँ। तो ये 4 मेजर फोर्सेस हैं जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। कस्टमर वांट एंड नीड करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन हमें पूछने होंगे कस्टमर से कि वो कहाँ से खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और जो एग्जिस्टिंग चैनल्स है उससे वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। इसी तरह से चैनल की कैपेबिलिटी और कॉस्ट को देखना है तो आपको ब्रॉड जो चैनल्स अवेलेबल हैं इजीली, उनकी कॉस्ट या उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुए हैं वो चैनल, और चैनल, हर चैनल की कॉस्ट या मार्जिन इन्वॉल्व क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। तीसरी, पावर और इन्फ्लुएंस की हमने बात ऑलरेडी की कि पावर किसके हाथ में है, पावर शिफ्ट किसके हाथ में है, और किसकी पावर ज़्यादा है, किसकी पावर कम है, जो हमने अभी बड़े और छोटे रिटेलर के हिसाब से एग्जाम्पल में बात की। और कंपटीशन में हमने बात की कि नेचर ऑफ इंडस्ट्री का कंपटीशन किस तरह है, डोमिनेंट प्लेयर कौन सा है, मोस्ट प्रॉफिटेबल प्लेयर कौन सा है, इनोवेटिव प्लेयर क्या है, कौन सा है, और उन तीनों की चैनल स्ट्रेटेजीज क्या है, वो सारे स्टडी कर। तो इससे आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे और अपना चैनल बनाने में बहुत मदद मिलेगी। अब ये 4 फोर्सेस के सिवाय मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस भी डिसाइड करेंगे
कि आप चैनल किस तरह का बनाएंगे। जैसे कि इकोनॉमिक ट्रेंड्स अभी क्या चल रहा है, डेमोग्राफिक, कस्टमर का डेमोग्राफिक क्या है, कस्टमर किस एज ग्रुप का है, किस उसका कल्चरल सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किस तरह का है। तो सारी जो मैक्रो इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैं उन सबको भी देखना होगा। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट किस तरह का है, अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट में हैं तो लॉज या वो स्ट्रॉन्ग होते हैं मोस्टली कंट्रीज में, तो आपको देखना होगा कि किस तरह के लॉज वगैरह हैं उस कंट्री में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बात करनी होगी। और कोई लॉज हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है, ऑलरेडी टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ की जा रही है या कैसे इम्पैक्ट करती है चैनल वैल्यू चेन को, ये भी समझने की ज़रूरत होगी। तो ये मैं जो पहले हमने बात की माइक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस थी, और ये जो हमने बात की वो मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस थी। इन सब को देखते हुए हमें चैनल बिल्ड करने की तरफ चलना है, और चैनल इवॉल्व कैसे होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये समझने की ज़रूरत है। जैसे कि ये कंप्यूटर इंडस्ट्री के चैनल का, पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री के चैनल का एग्जांपल दिया हुआ है। डोमिनेंट चैनल एप्पल जब आया तो बुटीक रिटेलर्स थे 1975 टू 80, आईबीएम आया तो 80 टू 85 उसने डायरेक्ट सेल्स फोर्स पे काम किया, स्पेशलिटी कंप्यूटर स्टोर्स पे काम किया। 85 टू 90 में आईबीएम और कंपैक्ट मेजर प्लेयर्स थे और उन्होंने वैल्यू एडेड रीसेलर्स रखे, कंप्यूटर सुपर स्टोर्स रखे। डेल जब 1990 में आया और 2005 तक डोमिनेट किया उसने, तो डायरेक्ट चैनल पे उसने काफ़ी काम किया, अदर देन जो वैल्यू एडेड और कंप्यूटर स्टोर्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स पे भी उसने रखवाया। और 2005 से 2010 तक एचपी ने लीड किया और उसने अगेन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स और कंप्यूटर सुपर स्टोर्स पर काम किया। तो ये चैनल्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होते हैं, प्लेयर्स अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से चेंज भी करते हैं और वो एनवायरनमेंट को समझ के भी चेंज करते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले डिसिप्लिन की तरफ जो हम बात कर रहे थे, बिल्डिंग एंड अपडेटिंग द वैल्यू चेन। तो बिल्डिंग की तरफ चलेंगे, पर पहले एक क्वेश्चन सबसे बड़ा जो होता है कि डायरेक्ट चैनल बनाएं कि इनडायरेक्ट चैनल में। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, जीरो लेवल, जीरो चैनल, दैट इज नोन एज डायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट अगर बीच में एक भी इंटरमीडियरी आ गई तो वो इनडायरेक्ट हो। तो ये सब कुछ चीज़ें देखते हुए हमें डिसाइड करना है कि डायरेक्ट है कि नहीं। जैसे साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड कस्टमर, अगर थोड़े से एंड कस्टमर्स हैं B2B की तरह में तो फिर तो डायरेक्ट मेक्स सेंस। अगर कस्टमर्स बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत स्कैटर्ड हैं तो फिर इनडायरेक्ट मेक्स सेंस। दूसरा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, उस तरह के, जैसे हमने पहले भी बात की, उस तरह के प्रोडक्ट FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो डायरेक्ट ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, इनडायरेक्ट बेटर हेल्प करेगा। बट आफ्टर सेल सर्विस बहुत चाहिए किसी प्रोडक्ट में या सर्विस ओरिएंटेड है तो टेक्निकल ज़्यादा है तो डायरेक्ट बेटर रहेगा। और रोल एंड पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट इन एंड कस्टमर्स परचेजिंग बास्केट, मतलब कि जो कंज्यूमर है वो आपका प्रोडक्ट जो खरीद रहा है, किसी के साथ खरीद रहा है कि वो बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है जो सब देखभाल के, जैसे कार खरीदनी है तो कार तो मैं खुद ही देखभाल के खरीदूंगा, मैं डिसाइड करूंगा, मेरी फैमिली डिसाइड करेगी, तो बहुत कुछ हम सोचेंगे, ठीक है। तो बट अगर कोई कार का पुर्जा है या कोई ऐसी चीज़ है, ऑयल है, वो तो बीच में मैकेनिक सोच सोच के मैकेनिक डिसाइड करता है, तो मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। तो अगर कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो डायरेक्ट ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू जहाँ कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे इनडायरेक्ट भी चल जाए। फिर नेचर ऑफ प्रोड्यूसर फर्म, छोटी स्टार्टअप है तो उसको बहुत सारे और काम करने हैं, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी सब कुछ खुद करने लगेगी डायरेक्ट तो शायद बाकी जगह फोकस ना कर पाए। तो इसलिए छोटी फर्म्स के लिए, प्रोड्यूसर फर्म्स के लिए इनडायरेक्ट ज़्यादा बेटर रहता है डायरेक्ट की बजाय। देन रिलेटिव साइज ऑफ प्रोड्यूसर फर्म, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बिजनेस स्ट्रैटेजी ऑफ द प्रोड्यूसर फर्म, अब हर फर्म की अपनी एक स्ट्रैटेजी है। कुछ फर्म्स चाहती हैं कि मेरे पास ज़्यादा कंट्रोल रहे तो वो डायरेक्ट
में ज़्यादा रहता है, कुछ कहते हैं कि चलो हमें कंट्रोल में चाहिए, माल बिकना चाहिए, तो इनडायरेक्ट मेक सेंस। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है वो भी डिसाइड करता है। चलिए आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे वैल्यू चेन करेंगे ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं स्टेप्स के थ्रू। फर्स्ट है की गोल्स, आपके चैनल का गोल क्या है, ये स्टेप समझना जरूरी है। भाई चैनल का गोल माल कस्टमर तक 2 दिन में पहुंचाना है कि 5 दिन में पहुंचाना है कि 10 दिन में पहुंचाना है, और माल कभी शॉर्ट नहीं होना चाहिए या कभी कभी शॉर्ट हो सकता है, कोई बात नहीं। तो आपको वो गोल्स डिफाइन कर, पहली चीज। दूसरी चीज, कस्टमर की नीड क्या है, चैनल से नीड क्या है, जैसे कि वो माल कितने दिन में चाहता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटर से या रिटेलर के थ्रू क्या आफ्टर सेल सर्विस भी चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर हम ड्रॉ कर ले कि ये 4-5 चीज़ें एक्सपेक्ट करता है कस्टमर, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर से, तो उसका एक्सेप्टेबल लेवल क्या है और डिजायरेबल लेवल क्या है, ये अगर हमें पता कि भाई 2 दिन में माल आ जाए तो वो एक्सेप्टेबल लेवल है, और डिजायरेबल लेवल है कि इंस्टेंट। सिमिलरली आफ्टर सेल सर्विस में आपका सामान 1 घंटे में 3 घंटे में ठीक हो जाए तो एक्सेप्टेबल है, 1 घंटे में ठीक हो जाए तो डिजायरेबल। तो ये समझने के बाद हम ग्राफ बना सकते हैं कि एक्सेप्टेबल लेवल ये है, डिजायरेबल लेवल ये है, और हमारी कैपेबिलिटी क्या, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं इस चीज पे, हम यहाँ तक दे सकते हैं, इस चीज पे जो आज की डेट में है हम यहाँ तक दे सकते हैं, इस डेट यहाँ तक दे सकते हैं। और चौथा स्टेप है कि कॉम्पिटिटर अभी तक क्या दे पा रहा है ना, कॉम्पिटिटर ये अभी तक दे पा रहा है। अगर मैं इसमें 1 में सपोज वो 2 डेज में दे पा रहा है और डिजायरेबल तो इंस्टेंट है, मैं 1 डे में दे दूं तो मैं कॉम्पिटिटर से बेटर दे पाऊंगा। तो किन चीजों में कॉम्पिटिटर कहाँ तक दे पा रहा है और मैं कहाँ तक दे पाऊंगा, बेंचमार्क कर लूं, तो वो नेक्स्ट स्टेप है। तो मैं अगर कॉम्पिटिटर से बेटर सर्विस या बेटर डिस्ट्रीब्यूशन दे पाऊंगा तो कस्टमर मेरे शायद उससे खुश हो जाएगा और माल शायद दोबारा दोबारा खरीदने लगे। तो ये स्टेप 4 है, बेंचमार्क कॉम्पिटिटर। स्टेप 6 है कि जो अभी मेरे पास, हमने स्टेप 3 में बात की, जो अभी मेरा एक्सेप्टेबल लेवल है और जो डिजायरेबल लेवल है जहां मैं कॉम्पिटिटर से बेंचमार्क करके कह रहा हूँ कि यहाँ तक पहुंचना है, तो उन दोनों में फासला कितना है, तो मेरे इम्प्रूवमेंट गोल्स क्या है। और सपोज मेरे पास इसमें ये स्टेप 6 की बात की, उससे पहले हम बात करते हैं स्टेप 5 की। स्टेप 5 में मेरे पास 3 ऑप्शन, 2 3 4 ऑप्शंस क्या हैं कि मे बी 1 लेवल वाला, 2 लेवल वाला, और 2 लेवल में भी किस तरह से पहुंचने वाला, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इन 3 ऑप्शन में से फिर मेरे को इम्प्रूवमेंट गोल पे कौन जल्दी ले जा सकता है। तो सपोज मैंने कहा ऑप्शन 3 जो है वो मुझे इम्प्रूवमेंट गोल पे जल्दी ले जाएगा, तो फिर मुझे ऑप्शन 3 चूज करना चाहिए, क्योंकि मेरा पर्पस तो है कि मैं डिजायरेबल लेवल तक या कॉम्पिटिटर से बेटर लेवल तक जल्दी पहुंच पाऊं। तो मुझे इवेलुएट करना है कि वो ऑप्शन 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा। तो जो भी ऑप्शन होगा वो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है या मेरे कस्टमर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन। थोड़ा सा इसको और समझते हैं, एक कंपनी का एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक बीटा कंपनी है, उसकी कस्टमर से रिक्वायरमेंट जो है वो इन 7-8 वेरिएबल्स पे, जैसे प्रोडक्ट वैल्यू की परसेप्शन, प्राइस की परसेप्शन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, कमर्शियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, एजुकेशन ऑन इकोनॉमिक बेनिफिट, एजुकेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड हेल्थ बेनिफिट्स। इन पे मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ये है और डिजायरेबल लेवल ये है। और ये एजुकेशन वाली तो लेटेंट नीड्स हैं, उसे पता ही नहीं है, तो ये हम प्रोवाइड कर देंगे, बट उसे पता नहीं है, तो इसलिए वो कस्टमर तो इस बारे में सोच नहीं रहा। तो जैसे हम बात कर रहे थे, अभी तक जो मेरा चैनल है वो ये लेवल प्रोवाइड कर पा रहा है।
इन सब में ये लेवल प्रोवाइड करता है। तो मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल से तो ऊपर है, बट डिज़ायरेबल से ज़्यादातर उसमें दूर है। जैसे कमर्शियल सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट में तो काफ़ी दूर, और इसमें तो हम वो अपने आप ही दे रहे हैं, तो मिनिमम लेवल की बात हो रही है, क्योंकि कस्टमर तो इसमें मांग नहीं रहा है, एजुकेशन नहीं मांग रहा, चाहे इकोनॉमिक बेनिफिट्स है चाहे एनवायरमेंट और हेल्थ बेनिफिट्स। तो मैंने कहा कॉम्पिटिटर से कंपेयर करते हैं। अब कॉम्पिटिटर कैसा दे पा रहा है, तो कॉम्पिटिटर्स तो इस वेरिएबल पे कम दे पा रहा है, प्राइस परसेप्शन पे कॉम्पिटिटर बेटर प्लेस्ड है, इस पे बराबर है, इस पे बेटर प्लेस्ड है, इस पे कम है, और इसकी तो चलो हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे। तो हमारे कुछ इम्प्रूवमेंट गोल्स हैं कि स्पेशली प्राइस परसेप्शन में हम इधर पहुंचना चाहते हैं, कमर्शियल सपोर्ट में इस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, तो तभी हम कॉम्पिटिटर के बराबर या उससे भी बेटर हम होना चाहें तो हमारे अकॉर्डिंगली इम्प्रूवमेंट गोल सेट होंगे। और सपोज मैंने कहा मेरे पास ये 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर, या बीच में रिटेल है इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन के थ्रू, या फिर ऑप्शन 3 है कि कुछ पे कस्टमर्स पे मैं डायरेक्ट वो जैसे एजुकेशन तो चलो मैं डायरेक्ट ही दूंगा, या मैं बाकी चीज़ों के लिए मैं ये 2 लेवल चैनल यूज़ करूँ। ठीक है, और मैं ताकि इन सातों चीज़ों को प्रोवाइड कर पाऊँ। और फिर मैंने देखा कि मुझे इम्प्रूवमेंट कितनी करनी, तो जैसे हमने बात की थी, इसमें कॉम्पिटिटर से भी बहुत ज़्यादा चाहना है तो इतनी इम्प्रूवमेंट करनी है, इसमें इतनी इम्प्रूवमेंट करनी है, इसमें इतनी, तो मुझे क्लियर है। ठीक है, मेरा एग्जिस्टिंग चैनल जो ब्लू लाइन थी और जो मेरे इम्प्रूवमेंट गोल्स हैं वो ये है। तो मैं डिज़ायरेबल लेवल पे शायद इमीडिएट नहीं, बट एक लेवल कम डिज़ायरेबल से मैं सारे एट्रीब्यूट्स पे पहुंचना चाहता हूँ। तो अब मुझे ये डिसाइड करना है नेक्स्ट स्टेप में कि कौन सा ऑप्शन 1 के 2 के 3, सपोज मैंने कहा ऑप्शन 3 जो है वो मुझे इस पे पहुंचने में हेल्प करेगा, तो फिर मुझे ऑप्शन 3 की तरफ जाना चाहिए। यही बेसिकली कंस्ट्रक्टिंग द चैनल वैल्यू चेन। एक और क्वेश्चन, ये समझ आ गया है तो हम आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन जो नॉर्मली आता है, काफ़ी पूछा जाता है इंटरव्यूज में या क्वेश्चन पेपर में भी, कि जब हम चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो क्या हमें बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर बनाने चाहिए, बहुत कम बनाने चाहिए? तो इसमें भी स्ट्रैटेजी अलग अलग है। इंटेंसिव हो सकता है, सेलेक्टिव हो सकता है, एक्सक्लूसिव हो सकता है, और डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैटेगरी पे। जैसे कि अगर मैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बात करूं तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रखा जाता है। जैसे कि एक सिटी में 1 या 2 या 3 शोरूम होते हैं और उस शोरूम पे सिर्फ उसी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो उसको हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे नाइकी का एक्सक्लूसिव स्टोर, तो नाइकी के ही प्रोडक्ट होंगे। या कार्स में तो होता ही है, मारुति के स्टोर पे मारुति की कार्स ही मिलेंगी, या BMW, मर्सिडीज, सारी कार्स में एक्सक्लूसिव स्टोर ही चलता है, क्योंकि एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ही वर्क करता है। एक चैनल या एक उसमें दूसरी कार्स नहीं मिलती सेलिंग की अगर मैं बात करूं। देन सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि चैनल पॉलिसी जिसमें हम लिमिटेड नंबर ऑफ रिटेलर्स बनाते हैं, एक वो है, और दूसरा ऐसे रिटेलर जो लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रांड्स कैरी करें। दो चीजें हैं इसमें, एक्सक्लूसिव, सेलेक्टिव और इंटेंसिव में, कि नंबर ऑफ स्टोर्स और नंबर ऑफ ब्रांड्स बीइंग कैरिड बाय वन स्टोर। तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा सिटी है तो 2, 3, 4 स्टोर हो सकते हैं, छोटा सिटी है तो एक स्टोर हो सकता है, बट ब्रांड एक ही हो। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में अगेन एक की बजाय शहर में 2, 3 स्टोर हो सकते हैं, 4, 5 स्टोर भी हो सकते हैं, बट ब्रांड उन्हीं स्टोर्स पे अवेलेबल होगा जहां 2, 3, 4 रेपुटेड ब्रांड्स हैं। ऐसे नहीं कि सारे ब्रांड्स अवेलेबल। जैसे प्रीमियम शू स्टोर है तो वहाँ नाइकी, एडिडास और कुछ प्रीमियम ब्रांड्स ही हैं, सारी बहुत
200 रुपये से लेके 2000 5000 तक के शूज सारे ब्रांड नहीं अवेलेबल है, तो उसको हम सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन नाम देंगे। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूजली एफएमसीजी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स में यूज होता है कि आपने अपना प्रोडक्ट जितने स्टोर्स हैं, एज मेनी स्टोर्स, उन पे अवेलेबल कराना। तो एक शहर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स पे अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि ये जितना अवेलेबल होता है उतना ज़्यादा बिक जाता है। जैसे मैं बात करूँ नमक की, तो टाटा सॉल्ट जितने ज़्यादा स्टोर्स पे अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा बिक जाएगा। अगर नहीं होगा तो लोग दूसरा नमक का ब्रांड खरीद लेंगे। तो ये टाटा सॉल्ट को भी पता है और मोस्टली एफएमसीजी ब्रांड्स को पता है। तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा, कोका कोला को पता है, कोका कोला ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे अपनी कोका कोला अवेलेबल कराती है। तो इसी वजह से इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया है। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे ये कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैं बात कर रहा था कोका कोला। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, वो जीन्स वगैरह तरह के प्रोडक्ट होते हैं। और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन प्रीमियम लग्जरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कि लग्जरी वॉचेस या कुछ भी लग्जरी प्रीमियम काइंड ऑफ प्रोडक्ट हैं, तो नॉर्मली एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ रहते हैं। चलिए अब चैनल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। चैनल स्ट्रक्चर जो कुछ साल पहले तक ज़्यादा स्ट्रक्चर इंडिया में चलता था, उसको हम नाम देते थे आर्म्स लेंथ। अब कुछ बुक्स इसे आर्म्स लेंथ कहती हैं और कुछ बुक्स इसे कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देती हैं। और आज की डेट में काफ़ी कंपनीज इंटीग्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ चलेगी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये समझ लेते हैं। और इन दोनों के बीच में एक आता है फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आर्म्स लेंथ या कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? जो हमारा ट्रेडिशनल पुराना वाला था, जैसे कि मैंने अगर अब सोप बनाता हूँ और सोप मुझे अवेलेबल कराना है पूरे इंडिया में, तो मैंने सोप का एक बड़ा सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढा और अगेन उसके थ्रू मल्टी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर जिसके पास बहुत सारे सोप के ऑलरेडी ब्रांड हैं और उसका कवरेज बहुत है रिटेलर्स का। और हर डिस्ट्रिक्ट में या हर स्टेट में यहाँ पे हम सप्लायर नहीं कहते इंडिया में, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट का नाम देते हैं या सुपर स्टॉकिस्ट का नाम देते हैं। तो वो बनाते हैं और वो फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाता है। हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाता है और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर रिटेलर्स को, मल्टी ब्रांड रिटेलर्स को माल बेचते हैं। तो इसको आर्म्स लेंथ का। इंटीग्रेटेड क्या है कि ये जो सप्लायर है ये भी एक्सक्लूसिव मेरा है या C&F एजेंट एक्सक्लूसिव मेरा है। जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो भी मेरे कंपनी ओन, और जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो भी मेरे कंपनी ओन्ड होंगे या उन पे मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। और फ्रेंचाइजी इन बिटवीन वाला मॉडल है जिसमें पार्टी तो दूसरी है, ओन तो नहीं है, बट मेरा बड़ा कंट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है और बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होता है। तो हैं तो इंडिपेंडेंटली ओन पार्टीज, बट फ्रेंचाइजिंग के थ्रू मैं उन्हें मार्जिन देता हूँ, बट मेरी बहुत शर्तें हैं जो उन्हें माननी पड़ती। तो ये 3 तरह के चैनल स्ट्रक्चर हैं जो फॉलो होते हैं। अब फायदा नुकसान क्या है? 3 चीज़ें हैं मेनली, कंट्रोल, कॉस्ट और कवरेज। अगर आप आर्म्स लेंथ बनाते हैं तो आपका कंट्रोल कम है, कॉस्ट भी कम है, तो एक नया छोटा प्लेयर को ये सूट करता है। कवरेज बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा जगह आप जल्दी से फैल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, बट नुकसान है कि कंट्रोल लो है। इंटीग्रेटेड का फ़ायदा क्या है? आपका ही सब कुछ है तो कंट्रोल आपके हाई है, बट देन अपने अपने शोरूम खोलेंगे तो कॉस्ट भी हाई है। और कवरेज आप कितने शोरूम खोल लेंगे? आप चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी है, रिलायंस भी हैं, तो आप अपने कितने पेट्रोल पंप्स खोल लेंगे? तो उतने तो नहीं खोल सकते जो अगर आप बाकियों के साथ टाई अप करें तो आप ज़्यादा खोल पाएंगे, क्योंकि आपको उतनी प्रॉपर्टीज़ और वो सब नहीं खरीदना पड़ेगा, तो लोअर कवरेज रहेगा। और फ्रेंचाइजी मॉडल इन बिटवीन मॉडल है, तो सारी चीज़ें इन बिटवीन ही रहती है, दोनों के बीच की रहती है।
तो ये चैनल स्ट्रक्चर है। स्ट्रैटेजी में मुझे ये भी सोचना है कि मुझे स्ट्रक्चर किस तरह का रखना है। मैं छोटी कंपनी हूँ तो ऑब्वियसली आर्म्स लेंथ सूट करता है। मैं बड़ी कंपनी हूँ, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, तो मैं इंटीग्रेटेड मुझे सूट करेगा अगर मुझे बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं करना। और अगर इन बिटवीन वाला करना है तो फ्रेंचाइजी मॉडल मुझे सूट करेगा। कन्वेंशनल को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो हम पहले बात कर रहे थे प्रोड्यूसर, ये सब इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं। कन्वेंशनल में मेन चीज़ ये है कि ये सारी इंडिपेंडेंट पार्टीज है ना। प्रोड्यूसर्स इंडिपेंडेंट पार्टी है, होलसेलर इंडिपेंडेंट पार्टी है, रिटेलर इंडिपेंडेंट पार्टी है, और वो कंज्यूमर को अवेलेबल करा रहे। तो एचपी कंपनी है, बीच में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, एरो इलेक्ट्रॉनिक्स है, बीच में एक रिटेलर है और उसके थ्रू माल बेच रहे हैं। तो बहुत सारे होलसेलर रहेंगे और उसके आगे बहुत सारे रिटेलर रहेंगे जिसके थ्रू माल पहुंचेगा। मेन फीचर यही है कि हर कोई सेपरेट बिजनेस है, किसी का किसी पे कंट्रोल नहीं है, तो कन्फ्लिक्ट होने का चांस ज़्यादा है इसमें। तो कन्वेंशनल और आर्म्स लेंथ चैनल कहा जाता है। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम या हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, ये बेसिकली जो इंटीग्रेटेड की बात कर रहे थे, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर। फ्रेंचाइजी की बात करें या इंटीग्रेटेड की बात करें, वो दोनों बेसिकली दोनों को मिला के वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम कहा गया, जहाँ पे मैन्युफैक्चर या एक पार्टी का कंट्रोल है ओवर अदर पार्टी, या तो वो ओन करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू कंट्रोल है। होलसेलर और रिटेलर, उनको वो बातें शर्तें माननी ही पड़ेंगी जो एक मैन्युफैक्चर कहेगा, या कोई बड़ी पार्टी होलसेलर भी हो सकता है या रिटेलर भी हो सकता है जिसने मैन्युफैक्चर या उसको कंट्रैक्चुअल अरेंजमेंट किया। तो ये वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम बेसिकली इंटीग्रेटेड और फ्रेंचाइजी को आप समझ सकते हैं कि मिलके किया गया। वर्टिकल इसलिए किया गया कि एक पार्टी दूसरी पार्टीज को कंट्रोल करती है, ऊपर से नीचे कंट्रोल चलता है, तो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम कहा गया। अब तीसरे डिसिप्लिन, आपने बना लिया चैनल। अब तीसरा डिसिप्लिन क्या है? अलाइनिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम जो ये इम्प्रूवमेंट वाला काम करते रहते हैं, हमने एक चैनल बना लिया और वो इस लेवल पे चल रहा है, अब हम चैनल में इम्प्रूवमेंट गोल्स दोबारा सेट करेंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, डिपेंडिंग अपॉन अब मैं एक लेवल तक पहुंच गया हूँ तो हम इम्प्रूवमेंट गोल सेट करेंगे। और इम्प्रूवमेंट गोल सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं शायद चैनल को भी थोड़ा सा चेंज करूँगा, टिंकरिंग करूँगा चैनल में अकॉर्डिंगली, तभी मैं अपने इम्प्रूवमेंट गोल्स पे पहुँच पाऊँगा। इसी को नाम दिया गया इन अलाइनिंग द चैनल इंटरमीडिएट्स। और इसको करने के लिए आपके पास इन्फ्लुएंस करने के लिए, अब चैनल को जब आप चेंज करेंगे या वो करेंगे तो जो पहले से पार्टीज हैं वो कुछ बोलेंगी, तो आप इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? आपके पास क्या पावर है? एक तो सॉफ्ट पावर है, आपने 1 साल 2 साल 3 साल आप काम कर रहे हैं तो आपका एक ट्रस्ट बन गया है, ब्रांड बन गया है, कमिटमेंट बन गई है, तो बाकी पार्टीज आपका सुनने लगती है। चाहे आप कन्वेंशनल चैनल में भी काम कर रहे हैं, आर्म्स लेंथ चैनल। हार्ड पावर आपके पास क्या है? आपका प्रोडक्ट है या आपकी टेक्नोलॉजी है वो यूनिक है तो आपके पास पावर ज़्यादा है। आपके पास मार्केट असेस और इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन है, तो वो आपके पास पावर है। या आपका ब्रांड बहुत बड़ा है तो आपके पास पावर है। आप कोका कोला है तो आप बहुत पावरफुल है। आपका ब्रांड बहुत बड़ा नहीं बना तो आपके पास कम पावर है। तो ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा पावर होगी, और जितनी आपकी पावर ज़्यादा होगी उतना आप वैल्यू चेन को अफेक्ट कर पाएंगे। मीन्स आपके होलसेलर रिटेलर उतनी बात सुनेंगे और आपकी शर्तों पे काम करने को मान जाएंगे। अगर आपके पास पावर कम है तो वो आपकी शर्तों पे नहीं मानेंगे, और हो सकता है बहुत ही कम है तो वो अपनी शर्तें रखने लगेंगे। अलाइनमेंट को हम करते कैसे हैं? जैसे हमने बात किया, सबसे पहले तो गोल और टारगेट की, किस एट्रीब्यूट में क्या गोल है और टारगेट क्या है, और फिर हम चैनल को रोल देंगे कि होलसेलर तुमने क्या चेंज करना है, तुम्हारी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या है, और रिटेलर तुम्हारी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और इसके बदले तुम्हें रिवॉर्ड क्या मिलेंगे, तुम्हें क्या मार्जिन ज़्यादा मिलेगा या डिस्काउंट ज़्यादा मिलेंगे। और फिर चेंज कर दिया तो उसके बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम हर महीने, क्वार्टरली या ईयरली आप मेजर करेंगे परफॉर्मेंस और मॉनिटर करेंगे। परफॉर्मेंस ठीक चल रही है तो ठीक है, शाबाश है। अगर नहीं ठीक चल रही तो आप उसे कहेंगे कि यहाँ पे परफॉर्मेंस चेंज करो, ठीक करो। और
अपडेट करते रहेंगे और इन्वेस्ट करते रहेंगे चैनल की कैपेबिलिटीज़ में। जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कुछ टेक्नोलॉजी में, ईआरपी सिस्टम्स में, सॉफ्टवेयर में, तो आप इन्वेस्ट करेंगे कि चैनल को और एफिशिएंट बना पाए। अब जब हम चैनल चलाते हैं तो जो हम चैनल मैनेजमेंट में बात कर रहे थे, एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे आपने दो डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, सपोज दो डिस्ट्रीब्यूटर दो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, बट दोनों डिस्ट्रीब्यूटर्स आपस में एक जगह पे माल सप्लाई कर रहे हैं और दोनों ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एरिया मेरे अंडर आता है या ये रिटेल स्टोर्स मेरे अंडर आता है। तो इस तरह के काफ़ी इश्यूज होते हैं जिससे कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर में, रिटेलर्स में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको हॉरिजॉन्टल, अगर एक ही लेवल पे जैसे दो डिस्ट्रीब्यूटर में कन्फ्लिक्ट हुआ तो उसको हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट कहेंगे, या दो रिटेलर में कन्फ्लिक्ट हुआ तो उसको भी हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट का। एक लेवल पे दो लोगों का या तीन लोगों का कन्फ्लिक्ट हो गया तो उसको हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट का नाम दिया गया। अब कन्फ्लिक्ट हो गए तो आपका रोल क्या है? आपका रोल है उन कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना। पहले तो ये कन्फ्लिक्ट होते क्या है, क्यों? एक तो रोल क्लैरिटी नहीं है, रोल इनकॉन्ग्रुइटी है, क्लैरिटी नहीं है, रिसोर्स की स्कैर्सिटी है, मार्जिन या किसी भी तरह के रिसोर्स की स्कैर्सिटी है, सॉफ्टवेयर की या कुछ और रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है, उस वजह से भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। परसेप्चुअल डिफरेंस की वजह से काफ़ी कन्फ्लिक्ट होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशनल डिफरेंस होते हैं आपस में, उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकता है। डिसीजन की ये मेरा डिसीजन एरिया है या ये मेरा डिसीजन एरिया है, उस वजह से भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। गोल इनकम्पैटिबिलिटी, आप कुछ और आपका गोल है, होलसेलर कहता है ये तो मेरा गोल नहीं है, क्योंकि हर पार्टी इंडिपेंडेंट है, तो वो गोल इनकम्पैटिबिलिटी वाली प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आते हैं। कम्युनिकेशन डिफिकल्टी, आपने कुछ पॉलिसी बनाई, आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने या रिटेलर ने कुछ और समझी, तो अगर आपने उनको प्रॉपर मेल नहीं किया या उसके बाद एजुकेट नहीं किया तो इस तरह की डिफ़िकल्टी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं चैनल कॉन्फ्लिक्ट? एक तो सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, सबको ये बताना है, चाहे कन्वेंशनल चैनल है, दूसरे में तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपका कंट्रोल पहले से ही है। बट अगर कन्वेंशनल चैनल है तो भी या नहीं है तो भी आपको सबको बताना है कि हम सब इकट्ठे मिल के ही ग्रो कर सकते हैं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि माल जो हमारे कस्टमर को 2 दिन में पहुँच रहा है, 1 दिन में पहुँचाएँ, तो इसके लिए आप लोगों के रोल है। और अगर आप हम सब मिलके ये कर पाए तो इसमें इतनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांस। कोऑपरेशन, आपस में कंपटीशन अच्छा है बट कोऑपरेशन भी रखना है। दो डिस्ट्रीब्यूटर्स, तीन डिस्ट्रीब्यूटर आपस में लड़े ना, तो कंपटीशन तो कराना है बट कोऑपरेशन रखने के भी कुछ एडवांटेज या रिवॉर्ड आप दे सकते हैं अपनी पॉलिसी। और डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना है, आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को गलत या कि दूसरे को ठीक कहेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ जगह दो डिस्ट्रीब्यूटर्स में प्रॉब्लम आई और दोनों ने आपको रिपोर्ट किया तो आपको मीडिएशन भी करनी पड़ेगी, किसी मैनेजर को भेज के मीडिएट करना पड़ेगा। या कई बार प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई और वो कहता है कि आप भी बायस हैं, तो आपको किसी थर्ड न्यूट्रल पार्टी को हायर करना पड़ेगा या रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि वो आर्बिट्रेशन करें और सॉल्व करें प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप चैनल्स के कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। एक जनरल सी बात है जो शायद हम सबको पता है कि आज की डेट में ऑनलाइन चैनल्स इंक्रीज हो रहे हैं। 2010 से 16 की फिगर्स हैं और इसके बाद भी हम सबको पता है कि सारी तरह की इंडस्ट्रीज में ऑनलाइन चैनल, जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो हो रहा है ऑनलाइन चैनल्स ग्रो हो रहे हैं और ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू लोग ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये समझना होगा आज के मार्केटर को कि ऑफलाइन के साथ साथ हमें ऑनलाइन चैनल्स भी डेवलप करने होंगे। और आज की डेट में हम ओमनी चैनल की बात कर रहे हैं, मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन चैनल्स इंटीग्रेटेड वे में काम करें। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है क्रोमा का। क्रोमा की अगर आप देखेंगे स्टोर्स, उसमें जो ऑफलाइन स्टोर में रेट है वही ऑनलाइन स्टोर में रेट है और वही मोस्टली मॉडल्स भी होते हैं। अगर ऑफलाइन में नहीं है तो आप ऑनलाइन से ऑर्डर कर सकते हैं और थ्रू स्टोर भी ऑर्डर कर सकते हैं जिसमें आपको कुछ सेविंग होती है। तो उस तरह के इंटीग्रेटेड ओमनी चैनल्स बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल में ही आपस में काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स इस समय मैं देख रहा हूँ इंडिया में हो रहे हैं। इसी के साथ
हम मार्केटिंग चैनल का ये टॉपिक यहाँ ख़त्म करेंगे। मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपने कहीं पे देखा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल में रेट्स में फ़र्क है, या ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल में आपस में मॉडल्स का फ़र्क है। और क्या आप ये जानते हैं कि आपस में इस वजह से ऑनलाइन या ऑफलाइन चैनल में कुछ कन्फ्लिक्ट आया है, या आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग कोई इंसिडेंट हुआ जहाँ पे आपने रिसर्च की ऑनलाइन में और ख़रीदा जाके ऑफलाइन से, या आपने ऑफलाइन में रिसर्च किया और वहीं स्टोर में खत्म होते हुए ऑनलाइन पे ऑर्डर कर दिया, और ऑफलाइन रिटेलर ने आपसे इस बात पर लड़ाई की कि हमने 1 घंटा 2 घंटे आपके साथ लगाए, और फिर भी आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने से पहले आप हमें बताते रेट, हम थोड़ा सा और बात कर लेते। तो इस तरह की कोई इंटरेस्टिंग वाकया स्टोरी आपके पास हो तो कमेंट्स में बताइएगा। चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।